ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं लाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्लियर? जैसा मान लो मैं ऐसा सोचता हूँ, ए कोई कंपाउंड है ए, इस पर्टिकुलर का एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर से अगर मैं लाइट को पास किया तो मैंने देखा कि लाइट एज सच निकल गई, लेकिन इसी ए का कोई स्टीरियो आइसोमर है बी, आईपैक नेम दोनों का सेम है, लेकिन इसके अंदर से जब मैंने लाइट को पास किया तो देखा कि लाइट एज सच ना निकलकर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। एक आइसोमर मैंने लिया, इसी का स्टीरियो आइसोमर सी, तीनों का आईपैक नेम सेम है, लेकिन जब मैंने इस पर्टिकुलर से लाइट को पास किया तो देखा लाइट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो इसका मतलब इन तीनों का लाइट के अलावा बिहेवियर अलग अलग है। और अगर इन तीनों का लाइट के अलावा बिहेवियर अलग अलग है लेकिन तीनों का आईपैक नेम सेम है, स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंस है, तो जो बात आएगी वो बात कौन सी आएगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन हम ऑर्डिनरी लाइट को पास नहीं करते हैं, बल्कि उस ऑर्डिनरी लाइट को पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे होता है कि अगर आपने ये एक सिंपल लाइट लिया जिसका मूवमेंट सारे डायरेक्शन में है, जिसका प्रोपोगेशन सारे डायरेक्शन में है, मतलब ये हो गया सिंपल लाइट। सिंपल लाइट, इस सिंपल लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, दिस इज अ निकोल प्रिज्म, कि जब सिंपल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो निकोल प्रिज्म जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसके पास स्पेशल टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये सिंपल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो सारे डायरेक्शन का प्रोपोगेशन है, तो इस सारे डायरेक्शन को चेंज करके वो यूनिडायरेक्शनल कर देता है। और यही लाइट यूनिडायरेक्शनल हो जाए और किसी एक डायरेक्शन में मूव करे तो ऐसी यूनिडायरेक्शनल लाइट को हम बोल देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, तो इसका सिंपल लाइट को निकोल प्रिज्म पास कराकर आपने बना दिया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम सैंपल से पास करते हैं, जिस सैंपल को हमें चेक करना है कि क्या ये सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है या सैंपल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब सॉल्यूशन ले लिया जिसका मुझे चेक करना है, जैसे मीथेन का सॉल्यूशन ले लिया, प्रोपेन का सॉल्यूशन ले लिया, अल्कोहल का सॉल्यूशन ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया, जिसको हमें चेक करना है उस पर्टिकुलर का मैंने सैंपल लिया। उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, इस पर्टिकुलर का कुछ ग्राम पर मिलीलीटर, क्लियर? कंसंट्रेशन हमने लिया ग्राम पर मिलीलीटर में, और इस पर्टिकुलर का कुछ यूनिट, उस पर्टिकुलर का कुछ डिस्टेंस होगा, डायमीटर होगा, जिससे हमने पोलैरिमीटर से पास कर रखा है। तो इस पर्टिकुलर पोलैरिमीटर का कुछ लेंथ होगा। पोलैरिमीटर मैं यूज कर रहा हूँ कि पोलैरिमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to check the optical activity। मतलब ये सारा काम जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलैरिमीटर। तो उस पोलैरिमीटर की कुछ ट्यूब की लेंथ होगी, उस पोलैरिमीटर के अंदर जो मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है उस सॉल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन होगा, जिसको हम ग्राम पर मिलीलीटर में देखना है। और अगर हम लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द ट्यूब हमेशा हमें डेसीमीटर में देखना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें डेसीमीटर यूज करना है, जनरली मीटर या सेंटीमीटर यूज होता है। और उसके बाद मैंने सॉल्यूशन को पास किया लाइट को इसके अंदर से, तो जब मैंने देखा कि लाइट को जब मैंने पास किया और ये लाइट एज सच निकल गई, मतलब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, क्लियर? तो जब लाइट एज सच निकल जाए इसका मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नेचर है कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि लाइट का अलावा कोई भी बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। तो लाइट का अलावा कोई भी बिहेवियर नहीं को शो कर रहा है, इसका ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब इसके ऊपर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हम नहीं करेंगे, क्लियर? लेकिन अगर मैंने सॉल्यूशन से लाइट पास किया और ये लाइट एज सच ना निकल जाए बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट दिखा है, वो डिग्री कितनी भी हो सकती है, 5 डिग्री भी हो सकती है, 10 डिग्री भी हो सकती है, इनफाइनाइट डिग्री भी हो सकती है। तो इसका अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट किसी भी डिग्री पे दिखाता है, क्लियर? तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बोलोगे कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पास किया और देखा कि लाइट क्लॉकवाइज ना मूव करके एंटी क्लॉकवाइज कोई डायरेक्शन में मूव कर जा रही है, क्लियर? ये पर्टिकुलर वैल्यू भी 1 to 5 इनफाइनाइट हो सकता है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाता है। तो ये दोनों सॉल्यूशन, मतलब जब सॉल्यूशन से लाइट पास किया, सिंपल सा लाइट पास किया और उसमें किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन हुआ, आइदर डिफ्लेक्शन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आइदर डिफ्लेक्शन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसी भी रूप में किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली
एक्टिव है। क्लियर? दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन इसके लिए अलग से नाम देना होगा क्योंकि इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज है और इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज है, इसी को अलग से स्पेसिफाई कर देते हैं और इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम बोल देते हैं डी, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कि ऐसे कोई कंपाउंड जिसमें मूवमेंट क्लॉकवाइज दिखाता हो तो उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम जब नाम देते हैं वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, क्लियर, डी फॉर्म। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सोचता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वाले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम जो नाम देने वाले हैं वो फॉर्म होगा एल फॉर्म, क्लियर, लीवो रोटेटरी फॉर्म। मतलब 3A केस में ऐसा निकल जाए वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज हो जाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए लीवो रोटेटरी। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स दो रूप में हो सकते हैं, एक रूप हो सकता है मीजो और एक रूप हो सकता है रेसिमिक मिक्सर। मतलब इनएक्टिव कंपाउंड के दो फॉर्म होते हैं, वन फॉर्म इज मीजो फॉर्म एंड अनदर फॉर्म इज रेसिमिक मिक्सर, क्लियर। और एक्टिव फॉर्म के दो रूप होते हैं, वन इज डेक्स्ट्रो एंड अनदर इज लीवो, क्लियर। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल ये कि अगर लाइट एज सच निकल गई, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो या तो मीजो होगा या तो रेसिमिक मिक्सचर होगा। अगर लाइट क्लॉकवाइज मूव कर रही है इसका मतलब वो डेक्स्ट्रो होगा, और अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है इसका मतलब वो पर्टिकुलर लीवो रोटेटरी होगा, क्लियर। लेकिन ये सारा काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें पोलैरिमीटर खरीदना होगा। पोलैरिमीटर खरीदने के बाद सैंपल खरीदना होगा, फिर सॉल्यूशन बनाना होगा, बनाने के बाद उस सॉल्यूशन को पोलैरिमीटर में के अंदर डालकर चेक करना होगा। बहुत खर्चीला काम है, क्लियर। इस पर्टिकुलर से बचने के लिए कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, और उस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे हम ये चेक करें कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल है, क्लियर। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल बात करते हैं तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे हमें ये देखना है कि क्या मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, क्लियर। हमें देखना है कायरल मॉलिक्यूल, क्लियर। और कायरल मॉलिक्यूल्स आर दैट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर dissymmetrical molecules, and dissymmetric molecules are those molecules which do not have plane of symmetry and center of symmetry। मतलब कायरल मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो डिसिमेट्रिक होते हैं, और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री नहीं होती है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए क्या मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा या नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए केवल हमें एक चीज देखनी है, क्लियर। कायरलिटी इज वन एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरलिटी मतलब डिसिमेट्रिक, और डिसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और हमें कुछ भी नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि क्या उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। इनमें से कोई भी सिमेट्री हो गई इसका मतलब मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन अगर सिमेट्री नहीं है इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्लियर। इसी के साथ एक टर्म आता है कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल्स इन दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। कायरल कार्बन इज दैट कार्बन whose all the four valencies are different। कायरल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, क्लियर। वो पर्टिकुलर अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ CH3, मतलब एक पर्टिकुलर एसिड, एक OH, एक H और एक CH3। तो इसमें इस पर्टिकुलर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है, और अगर इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है इट मींस दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। अगर मैंने टार्टेरिक एसिड भी ले लिया और टार्टेरिक एसिड में मैंने ऐसा सोचा, ये वाला फॉर्म ले लिया, इस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं है, तो इस कार्बन से जुड़े हुए जो चार वैलेंसीज हैं उसको देखो। एक वैलेंसी है एसिड, एक वैलेंसी है H, एक वैलेंसी है OH और एक ये पूरी एक वैलेंसी है। तो इसका इस पर्टिकुलर कार्बन की चार वैलेंसीज अलग अलग है, इसका मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन है। अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में एक एसिड है, एक H है, एक OH है और एक इतना बड़ा ग्रुप है। तो इसका इस पर्टिकुलर लगा हुआ भी चारों के हैं अलग अलग हैं, और ये चारों अलग अलग हैं। इसका टार्टेरिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 2, लेकिन लैक्टिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 1, क्लियर। तो ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 हो,
ऐसा भी हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 हो, और इवन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन इनफाइनाइट हो। क्लियर? तो हमें यही देखना है कि अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, इट मीन्स कार्बन इज कायरल, बट इफ molecule do not have plane of symmetry, if molecule do not have center of symmetry, then molecule as a whole is called as chiral molecule. क्लियर? केवल दो ही सिमेट्री देखनी है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स में टोटल 23 सिमेट्रीज होती हैं, लेकिन उन सारी सिमेट्रीज को कंसीडर नहीं करनी है, हमें केवल दो सिमेट्री पे फोकस करना है। वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेकंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब चेक करते हैं। अगर हमने बात किया प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? क्लियर? कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि ऐसा कोई एक हाइपोथेटिकल प्लेन जो मॉलिक्यूल्स को इक्वली डिवाइड कर दे। क्लियर? ऐसा कोई भी एक हाइपोथेटिकल प्लेन ले लें जिस प्लेन के अलोंग मॉलिक्यूल अगर इक्वली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे मान लो डस्टर लेता हूं मैं, और इस डस्टर को लेकर मैं बीच से काट दूं, ऐसे काट दूं, तो इसका इस पर्टिकुलर डस्टर को जब मैं बीच से काट सकता हूं तो इस डस्टर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। क्लियर? मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कहीं भी एक हाइपोथेटिकल प्लेन आ गया, इवन मॉलिक्यूल को मैं ऐसे काट सकता हूँ, इवन मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी काट सकता हूँ, इवन मॉलिक्यूल को मैं ऐसे ऐसे जैसे मन करे वैसे काट सकता हूँ। अगर हमें हाइपोथेटिकल ही काटनी है तो किसी भी तरह से अगर कोई भी प्लेन मॉलिक्यूल्स को इक्वली डिवाइड कर दे, इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब वो एक सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में केवल एक सेंटर होगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल का केवल एक ऐसा सेंटर जिस पर्टिकुलर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन जाने पर, इक्वल डिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन जाने पर, मतलब इस पर्टिकुलर सेंटर माना इसका एक डायरेक्शन इधर हुआ तो इसका अपोजिट ये हुआ। अगर इस पर्टिकुलर सेंटर से एक डायरेक्शन अगर ये है तो अपोजिट इसका ये है। मतलब सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर अगर हमें वही एटम या ग्रुप मिलता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे मान लो अगर मैं केस बात करता हूँ और मैंने ले लिया साइक्लोब्यूटेन, ये केस ले लिया, तो इस साइक्लोब्यूटेन में अगर मैं इसको बीच से काट दूँ तो इसका इस पर्टिकुलर बीच से काटने पे मैंने देखा कि इधर का पार्ट CH2, यहाँ भी CH2 है, इस पर्टिकुलर पे यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 है, तो इसका मतलब साइक्लोब्यूटेन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इस साइक्लोब्यूटेन को मैं ऐसे ही काट सकता हूँ, अगर मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, तो इस पर्टिकुलर को मैंने मान लिया कि ये कार्बन है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो इसका इस पर्टिकुलर को मैं ऐसे ही काट दूं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल्स में एक जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया और मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा लिया और आपसे पूछा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो इसका मतलब हम ऐसे अगर काटते हैं, अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिया और अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिया और ऐसे काटा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिया और ऐसे काटा तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इस मिथाइल की इमेज यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे CH3 नहीं है। अगर मैंने इसी पर्टिकुलर को लेकर ऐसे काट दिया, मतलब अगर मैंने ऐसे काट दिया और इसी के ऊपर रखकर प्लेन काट दी, मतलब ये CH3 भी कट गया और यहाँ का HH भी कट गया, मतलब इस CH2 की इमेज इस CH2 पे आ जाएगी। मतलब इस मॉलिक्यूल्स को अगर मैं ऐसे काट दूँ तो मॉलिक्यूल में इस CH2 की इमेज इस CH2 पे आ जाएगी, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर इसी पर्टिकुलर में अगर मैंने इसका सिस फॉर्म ले लिया और सिस का 1,2 डाइमिथाइल सोचा, मतलब एक मिथाइल यहाँ पे है और दूसरी मिथाइल यहाँ पे, तो अगर एक मिथाइल यहाँ पे है दूसरी मिथाइल यहाँ पे है, तो मैं अगर यहाँ पे मिरर डालूँ तो इस मिथाइल की इमेज इस मिथाइल पे आएगी, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने केस लिया होता ट्रांस, एक मिथाइल ऊपर है और दूसरा मिथाइल नीचे है, मैंने ट्रांस फॉर्म लिया होता तो एक मिथाइल ऊपर और दूसरा मिथाइल नीचे, मतलब इसकी इमेज इधर आएगी और इसकी इमेज इधर जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे भी नहीं है, क्योंकि नीचे वाला CH3 कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या है ऊपर CH3, मॉलिक्यूल में ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऊपर क्या कट गया, लेकिन इस पर्टिकुलर में यहाँ पे CH3, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर? अगर मैं साइक्लोप्रोपेन में सोचूं तो साइक्लोप्रोपेन में अगर मैंने मान लो ऐसा सोच लिया कि ये CH3 है, ये CH3 है, ये H और ये H, तो इसका इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को मैं बीच से काट सकता हूँ, CH3 की इमेज CH3 पे, H की इमेज H पे, तो इसका इस मॉलिक्यूल के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
क्लियर। अगर मैंने इसका ट्रांसफॉर्म लिया और ट्रांसफॉर्म में एक मिथाइल को मैंने यहाँ रखा, दूसरे को यहाँ रखा, एक मिथाइल यहाँ पे है, दूसरा H यहाँ पे है, क्लियर। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इसका इस केस में अगर मैंने मिरर को ऐसे डाला, इस CH3 की इमेज H पे आएगी, इस CH3 की इमेज H पे जाएगी। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्लियर। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, क्लियर। बात करें सेंटर, सेंटर मैंने बोला एक ऐसा सेंटर जिस पर्टिकुलर से अपोजिट डायरेक्शन इक्वल डिस्टेंस पे जाने पे हमें वही चीज मिलती है। तो इसका अगर मैंने साइक्लोब्यूटेन सोचा और इस पर्टिकुलर सेंटर लिया, तो इस सेंटर से इस तरफ से आने में x डिस्टेंस पे और अपोजिट साइड में x डिस्टेंस पे जाने पे हमें सेम वही CH2 मिल गया। इस पर्टिकुलर से अगर अपोजिट साइड जाने पे y डिस्टेंस पे अगर यहाँ CH2 है तो यहाँ भी अपोजिट साइड में y डिस्टेंस पे ही CH2 है। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। इसकी बात करें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अगर मैंने सेंटर की बात किया तो इसका मतलब अगर मैंने ये मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पे मैंने CH3 लिया था, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटर मानता हूँ तो यहाँ ऊपर तो CH3 है लेकिन नीचे हमें वो CH3 दिखाई नहीं दे रही है, और जब नीचे CH3 दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसमें बात करें तो इस केस में आपने देखा कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो था, लेकिन अगर हम बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री में तो एक CH3 ऊपर, दूसरा CH3 भी ऊपर, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से अंदर के साइड आता हूँ तो हमें नीचे के साइड CH3 दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसकी बात करें इस केस में एक मिथाइल ऊपर है, दूसरा मिथाइल नीचे, तो इसका यहाँ से जब मैं अंदर के साइड आ रहा हूँ तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन ऊपर होना चाहिए था CH3, यहाँ से जब मैं नीचे के साइड जा रहा हूँ तो इस पोजीशन पे नीचे होना चाहिए था CH3, जो कि नहीं है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इसमें बात करते हैं तो इस मॉलिक्यूल में जो आपने 3 मेंबर रिंग लिया है तो 3 में जब भी हम नीचे के साइड जाएंगे यहाँ से इधर के साइड होना चाहिए था, क्लियर, CH3। तो 3, 5, 7, 9 मतलब ऑड नंबर ऑफ रिंग्स में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात हम नहीं करते हैं, क्लियर। इसमें बात करें तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब हमने एनालाइज किया कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स में केवल यही मॉलिक्यूल ऐसा है और ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्लियर। तो अगर इन दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन दूसरे जिनमें किसी भी तरह का कोई भी सिमेट्री है, चाहे दोनों मौजूद हो, चाहे एक मौजूद हो, एक मौजूद ना हो, अगर सिमेट्री आ गई इट मीन्स वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्लियर। और चेक करें इनको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इनको डिसाइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है RS नोमेनक्लेचर, या उसका RS नोमेनक्लेचर निकाल दें। अगर कंपाउंड का RS नोमेनक्लेचर डिफरेंट है, आईयूपैक नेम सेम है, इसका मतलब कंपाउंड स्टीरियोइसमस है। लेकिन अगर आईयूपैक नेम सेम है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम है, इसका तो मॉलिक्यूल भी सेम है। जैसे अगर मैं एक कायरल कार्बन वाला लेकर चलूं और एक कायरल कार्बन वाला लेकर मैं अगर यहाँ पे लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लूं, लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लो, चेक करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जब यहाँ पे है HOH एसिड और CH3, सबसे अच्छा तरीका मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है RS नोमेनक्लेचर। कभी भूल के भी उसको छोड़िएगा नहीं। ऑप्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उसमें लगभग 70 to 90% क्वेश्चन केवल RS नोमेनक्लेचर से लग जाते हैं, उसका हेल्प लीजिए। चेक करते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, मतलब दिखाई दे रहा है S, लेकिन होगा क्या क्लियर। अगर मान लो मैं एक केस ये लिया होता जिसमें OH इधर के साइड लगा होता, H यहाँ पे होता और यहाँ पे CH3 होता, क्लियर। और इसका RS नोमेनक्लेचर देखते तो ये पर्टिकुलर होता फर्स्ट, ये होता सेकंड, ये होता थर्ड, और ये मूवमेंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार चेंज करना होगा तो R की जगह ये कौन सा है S। तो दोनों का आईयूपैक नेम सेम है, चेक करो। पहला क्या है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दूसरा भी क्या है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन पहले का कॉन्फ़िगरेशन है R लेकिन दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन है S। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में स्टीरियोइसमस हैं। कोई जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल ऐसा ही लिखा हो, मॉलिक्यूल को वो ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ कर सकता है एसिड, यहाँ कर सकता है CH3, यहाँ कर सकता है H, यहाँ कर सकता है OH, ऐसे भी लिखा हो। तो इसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, क्लियर। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है R, हमें चेंज नहीं सोचना है क्योंकि तो सबसे छोटा पहले प्लेन के पीछे। तो इसका अगर ये R है तो ये R है और ये भी R है, इसका ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है। लेकिन अगर ये S है और ये R है, क्लियर, इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में स्टीरियोइसमस हैं।
तो लैक्टिक एसिड एक अच्छा एग्जांपल है जहां पर हम 1 कायरल कार्बन को लेकर एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा, अगर मैंने टार्टेरिक एसिड लिया और टार्टेरिक एसिड में अगर मैंने ऐसा सोचा ये एक OH, ये दूसरा OH, ये H और COOH, एक मैंने मॉलिक्यूल लिया जिसमें ये COOH, OH, OH, H और COH, एक मैंने तीसरा मॉलिक्यूल लिया जिसमें यहाँ पे है COOH, OH, H और COH, और चौथा मॉलिक्यूल मैंने लिया OH, H और COH। मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो मैंने फिर से बोला था ऑप्टिकल का बेसिक क्या है, RS नोमेनक्लेचर। तुरंत RS नोमेनक्लेचर पे जाइए, चेक करते हैं। इस पर्टिकुलर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है S, लेकिन होगा क्या R, क्योंकि एक बार चेंज करना है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है R, लेकिन होगा क्या S। इसमें चेक करते हैं, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है R, लेकिन होगा S। इस केस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है S, लेकिन होगा R। इस केस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है S, लेकिन होगा R, क्योंकि एक बार चेंज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है S, लेकिन होगा R, क्योंकि एक बार चेंज। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है R, लेकिन होगा S। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है R, लेकिन होगा S। क्लियर? हम चेक करें, यहाँ पे है RS, यहाँ पे है SR, यहाँ पे है RR, यहाँ पे है SS। तो पहले इन्हीं को एनालाइज कर लेते हैं। अगर इसका नाम लिखते हैं और ये नाम अगर मैं ऊपर से लिखता तो ये होता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब 2R3S। 2 की पोजीशन क्या है R की और 3 क्या है S की। तो 2R3S ब्यूटेन 2R3S 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड। लेकिन इसी मॉलिक्यूल्स का अगर मैं घुमा देता और नीचे से लिखता तो यहाँ पे है 1 2 3 4, इसका मतलब 2S3R 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड। और अगर हमने बात किया 2S3R, तो ये 2S3R है वही ये मॉलिक्यूल है, ये पर्टिकुलर 1 2 3 और 4। तो इसका यहाँ पे क्या देख रहे हो 2S3R 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड। तो इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं। और अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो इन दोनों में से कोई एक ले लो। जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया और इस पर्टिकुलर को हटा दे, इस पर्टिकुलर हटा दे, तो इसका मतलब इसका नाम है SR, इसका नाम है RR और इसका नाम है SS। ये तीनों आपस में स्टीरियोआइसमस हैं, क्योंकि तीनों के स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है। क्लियर? और अगर डिफरेंस है इसका मतलब ये स्टीरियो हैं, क्योंकि आपने बोल रखा है आईयूपैक नेम सेम है। क्लियर? अब बात करते हैं रिलेशन की। तो जब रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में हमें चेक करना होता है क्या ये इनैंसिमर है, क्या ये इनैंसिमर है। तो इनैंसिमर का मतलब ये होता है कि 2 स्टीरियोआइसोमर्स which are mirror image of one another but are non superimposable। कोई भी स्टीरियोआइसोमर होंगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे ही होंगे। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्या है मिरर इमेज, कि इफ 2 स्टीरियोआइसोमर्स which are mirror image of one another। क्लियर? ये दोनों आपस में क्या है मिरर इमेज है। इस पर्टिकुलर OH की इमेज यहाँ पे आ रही है, H की इमेज यहाँ पे आ रही है, एसिड एसिड ऐसी है। तो इफ 2 स्टीरियोआइसोमर्स which are mirror image of one another are called as enantiomer। तो आपने इन दोनों का आपस में क्या बोला पेयर ऑफ एनैंसिमर्स। इनको और इसको चेक करो, इस पर्टिकुलर में अगर मैंने यहाँ पे मिरर डाल दिया तो इस पर्टिकुलर R की इमेज S, R की इमेज S। तो इसका अगर ये कंपाउंड फर्स्ट है, ये कंपाउंड सेकंड है और ये कंपाउंड थर्ड है, तो सेकंड एंड थर्ड आर द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। और सेकंड थर्ड अगर मिरर इमेज है तो इसका मतलब ये दोनों के पेयर ऑफ एनैंसिमर है। लेकिन अगर इन दोनों को चेक करो कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ S का तो R मिल रहा है लेकिन यहाँ R का यहाँ पे S नहीं मिल रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है। क्लियर? तो सेकंड एंड थर्ड आर द मिरर इमेज, दिस वन विथ दिस वन आर द मिरर इमेज। तो इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में पेयर ऑफ एनैंसिमर है। तो डेफिनेशन क्या है 2 स्टीरियोआइसोमर्स which are mirror image of one another are called as enantiomer।
दूसरा जो टर्म आता है वो आता है डायस्टीरियमर। तो डायस्टीरियमर मतलब टू और मोर स्टीरियो आइसोमर्स which are non superimposable non mirror image। तो मैंने शुरू में बोल रखा था कि जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो सभी नॉन सुपरइम्पोजिबल है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन मिरर इमेज। अगर ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज हैं, मतलब वो मिरर इमेज नहीं है, तो उस पर्टिकुलर के लिए जो टर्म यूज करने वाले हैं वो कौन सा होगा, डायस्टीरियमर। जैसे मान लो फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉन मिरर इमेज, और अगर ये फर्स्ट सेकंड नॉन मिरर इमेज हैं तो इसका तो ये दोनों आपस में जो रिलेशन शो करने वाले हैं वो रिलेशन कौन सा होगा, डायस्टीरियमर। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को भी देखूं तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी नॉन मिरर इमेज का रिलेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एस का यहाँ पे क्या है, एस, ये होना क्या चाहिए था, आर, क्योंकि आर का मिरर हमेशा क्या मिलेगा, एस, एस का मिरर हमेशा क्या मिलेगा, आर। तो यहाँ एस है तो यहाँ होना चाहिए था आर, लेकिन है क्या, एस। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज नहीं है, और अगर ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों भी जो रिलेशन शो करने वाले हैं वो रिलेशन कौन सा होगा, डायस्टीरियमर। क्लियर। तीसरा वो आता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब अगर कंपाउंड का आयोपैक नेम सेम है, कंपाउंड का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, इसका मतलब कंपाउंड में क्या होगा, सेम। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिया था ये वाला स्ट्रक्चर, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपने लिया था OH, यहाँ लिया OH, यहाँ H और COH। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी R, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी S। तो इसका मतलब ये ऊपर से लिखने पे RS है, नीचे से लिखने से SR है, मतलब इन दोनों कंपाउंड का आयोपैक नेम भी सेम है और इन दोनों कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम है। और अगर उन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, आयोपैक नेम सेम है, इसका मतलब कंपाउंड कौन सा होगा, आइडेंटिकल। क्लियर। तो तीन तरह के रिलेशन की बात करते हैं, एक होता है एनेंटिमर, एक होता है डायस्टीरियमर, एक होता है आइडेंटिकल। पहचानने का तरीका क्या है, वो तरीका है RS नोमेनक्लेचर। मतलब अगर मान लो ये कंपाउंड फर्स्ट है और ये कंपाउंड सेकंड है, जिसमें एक ही कायरल कार्बन है, तो एक ही कार्बन है और यहाँ पे R है, यहाँ भी R है, यहाँ S है और यहाँ भी S है, और आयोपैक नेम पहले से सेम ले रखा है क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर्स है। तो इसका आयोपैक नेम सेम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, यहाँ भी है R, इसका कॉन्फ़िगरेशन है S, यहाँ भी S। इसका मतलब आयोपैक नेम सेम, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम, इसका मतलब कंपाउंड भी क्या है, सेम। लेकिन अगर यहाँ पे होता R और यहाँ पे होता S, या यहाँ पे होता S, यहाँ पे होता R, तो इसका मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है, जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म यूज करने वाले हो वो टर्म कौन सा होगा, इनेंसियोमर। इनेंसियोमर। क्लियर। अगर सेम है तो आइडेंटिकल, अगर जस्ट अपोजिट है इसका मतलब इनेंसियोमर। अगर कायरल कार्बन एक से ज्यादा है, मान लो दो है, तो दो है तो हमेशा केयरफुल होइएगा कि क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। जैसे टार्टेरिक एसिड देगा तो टार्टेरिक एसिड में COOH, CHOH, CH और OH और COH, मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन पे H, OH और COH, ऊपर वाले कार्बन पे H, OH और COH, तो इस पे लगा हुआ 3 ग्रुप्स और इस पे लगे हुए 3 ग्रुप, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसीलिए हमने इसको बोला है सिमेट्रिकल है। क्लियर। लेकिन अगर ऊपर एसिड होता नीचे CH3 होता तो उस केस में वो अनसिमेट्रिकल होता, और अनसिमेट्रिकल होता तो आयोपैक नेम हमेशा हम ऊपर से लिखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अगर वो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है उसमें डिफरेंस आएगा। क्लियर। जैसे अगर यहाँ पे RR है और यहाँ भी RR है, यहाँ SS है और यहाँ भी SS है, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे RS है, क्लियर, और यहाँ पे RS है या SR है, अभी मैंने टार्टेरिक एसिड का एग्जांपल लिया था, क्लियर। अगर RS हो जाए तो भी आइडेंटिकल है और SR हो जाए तो भी आइडेंटिकल है फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे RS है, यहाँ पे RS या SR फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो ये सब पर्टिकुलर रिलेशन देने वाले हैं, ये रिलेशन भी देने वाले हैं सेम या आइडेंटिकल। क्लियर। अगर यहाँ पे होता RS R, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता SS, तो जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पे होता अगर SS और यहाँ पे मिल जाए RR, जस्ट अपोजिट हो जाए। क्लियर। तो जब अपोजिट हो जाए इस केस में या यहाँ पे हो जाए RS और जस्ट R के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ S के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे R फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल
मॉलिक्यूल RS, यहाँ पे SR अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे जो बात करने वाले हो वो होगा पेयर ऑफ एनहांसर, पेयर ऑफ एनहांसर। लेकिन अगर यहाँ पे हम लेते RR या लेते SS और यहाँ पे हमें मिल जाता RS या SR, मतलब एक का डिफरेंस है लेकिन दूसरे का डिफरेंस नहीं है, एक पे अपोजिट है लेकिन दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो इस तरह में जो हम बात करेंगे वो होगा पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। तो इसका RS नोमेनक्लेचर के बेसिस पे चेक करते हैं कि क्या वो कंपाउंड एनहांसर है, क्या वो कंपाउंड डायस्टीरियोमर है, क्या वो कंपाउंड आइडेंटिकल है। क्लियर? जैसे मान लो किसी ग्रुप में लिखा हो, इवन अगर क्वेश्चन ऐसे भी लिखा होता कि यहाँ पे होता COOH, यहाँ होता H, यहाँ होता OH, यहाँ पे होता CH3, इवन क्वेश्चन ऐसे भी लिखा होता ये एसिड, ये OH, ये H और ये CH3, और चेक करो कि क्या ये कंपाउंड आइडेंटिकल है, एनहांसर है, डायस्टीरियोमर है। तो तरीका क्या होना चाहिए? RS नोमेनक्लेचर कि यहाँ पे आपने चेक किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका तो ये है S, यहाँ पे आपने चेक किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये S दिखाई दे रहा है लेकिन है क्या A। तो एक का कॉन्फ़िगरेशन है S, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन है A, और इसका मतलब आईयूपैक नेम सेम है। तो इसका आईयूपैक नेम सेम लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस। तो जो बात करोगे वो कौन सा होगा? पेयर ऑफ एनहांसर। तो तीन रिलेशन आते हैं, एक एनहांसर, एक डायस्टीरियोमर और एक आइडेंटिकल। दो एडिशनल टर्म्स और आते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे कि क्या वो कंपाउंड प्योर है या वो कंपाउंड इम्प्योर है। तो वहां पे एक टर्म आता है, वो टर्म होता है मीसो। क्लियर? मतलब जैसे अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया टार्टेरिक एसिड का, ये कंपाउंड लिया, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मैंने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, R की जगह S, फर्स्ट सेकंड थर्ड S दिखाई दे रहा है लेकिन R। तो इसका ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, ऐसा कोई स्टीरियो आइसोमर्स जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए और साथ साथ उसके अंदर कायरल कार्बन हो। फिर से बोल रहे हैं, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, साथ साथ उसके अंदर कहीं कायरल कार्बन मौजूद हो। क्लियर? मतलब मॉलिक्यूल एज अ होल ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा, क्योंकि आधा पार्ट अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, और इन्हीं के बीच में इंटरनल कंपनसेशन, अंदर ही अंदर कैंसिलेशन, और अंदर ही अंदर कैंसिलेशन के बेसिस पे ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, कि इंटरनल कंपनसेशन से वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। लेकिन अगर मान लो ये वाला मॉलिक्यूल लो, ये मॉलिक्यूल लो, जिस मॉलिक्यूल का आपने बोला था ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन था फर्स्ट सेकंड थर्ड, S की जगह R, फर्स्ट सेकंड थर्ड, S की जगह यहाँ पे R। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? क्योंकि ये पार्ट भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये पार्ट भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसी का अगर मैंने मिरर इमेज लिया और ये मॉलिक्यूल सोचा OH, OH, H, H और COH, तो यहाँ पे देखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्लॉकवाइज R की जगह S, क्लॉकवाइज R की जगह S। तो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को एक कंटेनर के अंदर ले लिया, कंटेनर के अंदर ले लिया, तो इस कंटेनर के अंदर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? और मान लो 10 ग्राम होता, 10 ग्राम होता, तो इस 10 ग्राम या 10 ml सॉल्यूशन को अगर हम चेक करें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, ये भी 10 ग्राम है, ये 10 ml है, तो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है SS और इसका कॉन्फ़िगरेशन है RR। लेकिन अगर इस 10 ml मॉलिक्यूल को, 10 ग्राम मॉलिक्यूल को इसके अंदर डाल दें, तो इसके अंदर अब जो सॉल्यूशन मिलेगा, इसके अंदर अब जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 10 ग्राम या 10 ml इसका प्लस 10 ml या 10 ग्राम इस पर्टिकुलर का, तो इसका 10 ml या 10 ग्राम, इसके 10 ग्राम या 10 ml को कैंसिल कर देगा। तो ये जो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है, दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसका RR मतलब इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म इसका लिवो फॉर्म को कैंसिल कर देगा, और इसका डेक्स्ट्रो इसके लिवो को कैंसिल कर दिया, मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सर है, ये मिक्सर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एंड दिस मिक्सर इज कॉल्ड एज racemic mixture. Clear? The mixture of solution is called as racemic mixture, but individual compound is called as meso compound. That individual compound which is optically inactive due to internal compensation is called as meso, but
मिक्सर ऑफ कंपाउंड मतलब मिक्सर ऑफ पेयर ऑफ एनहांसर्स व्हेन प्लेस्ड इन इक्वल अमाउंट आर कॉल्ड एज racemic mixture. They are also optically inactive but they are due to external compensation. मैंने इसको बाहर से मिलाया हुआ है और बाहर से मिलाने के बाद इस पर्टिकुलर के अंदर मैंने कहा ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो है। इसका बाहर से मिलाने के बाद अगर जीरो है इट मींस एक्सटर्नल कंपनसेशन, अगर अंदर ही अंदर कैंसिल हो रहा है इसका मतलब इंटरनल कंपनसेशन। तो मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन while racemic mixer is optically inactive due to external compensation. ये पूछा जाता है कि racemic क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ड्यू टू एक्सटर्नल बाहर से मिलाने से, और मेजो क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि अंदर ही अंदर कैंसिल हो रहा है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो एक टर्म जो मैंने यूज किया वो कौन सा था, racemic mixer। racemic mixture ऑप्टिकली इनएक्टिव, मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव, डेक्स्ट्रो ऑप्टिकली एक्टिव, लिवो ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर, ये चार फॉर्म्स होते हैं और रिलेशन तीन होते हैं, एनहांसर, डायस्टेरियन और मेसो। क्लियर, अगर मैंने ऐसा सोचा कि इसका 10 ग्राम एक कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, 10 ml ले लें जिससे ज़्यादा क्लियर हो कि सॉल्यूशन ml में ही होता है। क्लियर, इसका 10 ml एक सॉल्यूशन में ले लें और इस पर्टिकुलर का अगर मैं 2 ml इसके अंदर डालूं तो इसका मतलब इसके 10 ml में से 2 ml इसके 2 ml के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ml इसके 2 ml के साथ तो कैंसिल हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग 8 ml है उस 8 ml के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी और उसी पर्टिकुलर बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। क्लियर, कि मैंने अगर सिस्टम से लाइट पास किया, पोलैरिमीटर के अंदर लाइट पास किया और कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल रही है तो उसी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। क्लियर, तो 2 टर्म्स और आते हैं, एक होता है ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी। और ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है कि जो हमें ऑब्जर्व ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल रही है, ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन है अपॉन जो प्योर फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ प्योर मॉलिक्यूल, प्योर एनहांसर इनटू 100। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि कितना मॉलिक्यूल प्योर है, क्लियर, उस प्योरिटी को अगर चेक करना हो तो प्योरिटी को चेक करने के लिए हम करते क्या है कि उस पर्टिकुलर में चेक करते हैं ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ एनहांसर इनटू 100। क्लियर, अगर ये फॉर्मूला लगा लिया तो उस पर्टिकुलर से ऑप्टिकल प्योरिटी मिल जाती है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक कंपाउंड है, क्लियर, इस पर्टिकुलर का अगर मैंने ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन सोचा और ये ऑब्जर्व रोटेशन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर्टिकुलर की वैल्यू अगर आती है 9.73, मान लो ये प्लस में है 9.73, और अगर इसी पर्टिकुलर अगर हमने कहा था कि प्योर एनहांसर और प्योर एनहांसर्स की अगर हमने लिया होता वैल्यू थीटा फॉर प्योर एनहांसर, ये जो पर्टिकुलर थीटा है ये थीटा फॉर मिक्सर, कि मिक्सर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.73। क्लियर, लेकिन अगर हमने प्योर फॉर्म की बात किया होता और प्योर फॉर्म की बात अगर आई होती, ये बात आई होती अगर 13.5 और ये पर्टिकुलर भी प्लस में, तो इसका अगर मान लो आपके पास सिस्टम है ब्यूटेन टू ऑल और ब्यूटेन टू ऑल में अगर मिक्सर का ऑब्जर्व रोटेशन है 9.73 और अगर प्योर फॉर्म का जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो रोटेशन है 13.5, तो इसका अगर हम पता करना होता कि इस पर्टिकुलर की ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है तो ऑप्टिकल प्योरिटी के लिए करोगे क्या, इन्हीं पर्टिकुलर्स को 9.73 अपॉन प्लस 13.5 इंटू 100 और ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 72। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में 72% प्योर है और जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग क्या है, इम्प्योर है। तो ये पर्टिकुलर प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 70% प्योर है, दिस 70% प्योर इज इन द फॉर्म ऑफ डी। तो डी 72% प्योर है और इसका मतलब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है जो है कितना है 100 माइनस 72, मतलब जो 28% है ये 28% रिमेनिंग अमाउंट क्या है, ये इम्प्योर है। और इम्प्योर किस रूप में हो सकता है, ये इम्प्योर हो सकता है रैसमिक मिक्सर के रूप में, और रैसमिक मिक्सचर में इन्हीं दोनों का मिक्सर होगा
मतलब D प्लस L दोनों मिलकर 28% बनाने वाले हैं। इसका तो D की वैल्यू जो होगी रेसिमिक मिक्सचर के अंदर वो भी 14 होगा और L की वैल्यू जो होगी रेसिमिक मिक्सचर के अंदर वो भी 14 होगा। तो इसका अगर हम बात करें ओवरऑल D की बात करें तो ओवरऑल D की वैल्यू होगी 14 प्लस 72, इसका मतलब 86%। और L की बात करें तो L की जो वैल्यू होगी वो होगी 14%। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं 86% D लूं और 14% L लूं, इसका कोई मिक्सर लूं, तो उस पर्टिकुलर में जो ऑप्टिकल प्योरिटी आएगी वो प्योरिटी आएगी 72%। तो इसी कभी कभी वैल्यू को वो एनेसोमेरिक एक्सेस के रूप में भी कह देते हैं। एनेसोमेरिक एक्सेस के रूप में कह देते हैं। और एनेसोमेरिक एक्सेस कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इसी पर्टिकुलर की बात है कि किसी एक एनेसोमर की वैल्यू जो ज्यादा हो रही है, मतलब D माइनस एल अपॉन D प्लस एल इंटू 100। क्लियर? मतलब एक एनेसोमर जो दूसरे एनेसोमर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अपॉन टोटल जो एनेसोमर की वैल्यू आ रही है इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आती है वो होती है एनेसोमेरिक एक्सेस। और मैथमेटिकली ये दोनों सेम होते हैं। मतलब मैथमेटिकली अगर बात करें तो ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू एनेसोमेरिक एक्सेस। और चेक भी कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर की वैल्यू आ रही है 86 और दूसरे की वैल्यू आ रही है 14। तो इसका मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 86 माइनस 14, 86 प्लस 14 इंटू 100। तो ये जो वैल्यू भी आएगी वो वैल्यू भी कितनी आएगी 72। तो इसका मतलब मैथमेटिकली अगर हम देखा है तो ऑप्टिकल प्योरिटी एंड एनेसोमेरिक एक्सेस दोनों क्या है, सेम है। ये पर्टिकुलर परसेंटेज में दिया होगा 86%, 14%, 10%, 12%। और ये पर्टिकुलर एंगल में दिया होगा 19.2 डिग्री, 8.2 डिग्री, 7.2 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर की डिग्री में बात करते हैं, इस पर्टिकुलर का परसेंटेज में बात करते हैं। और अगर कभी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू प्लस में लिखी है तो इसका मतलब कंपाउंड होगा डेक्स्ट्रो, और कोई वैल्यू अगर माइनस में लिखी है इसका मतलब कंपाउंड होगा लिवो। पोलैरिमीटर में एक रिजल्ट में जैसा मैंने यहाँ पे यूज किया ऑब्जर्व रोटेशन, तो एक जगह बात आती है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन कुछ नई चीज नहीं है, बल्कि ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन C इंटू L। मतलब जो ऑब्जर्व रोटेशन हमें मिल रहा है, क्लियर, पोलैरिमीटर में डालने में जो ऑब्जर्व रोटेशन मिल रहा है उस ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन होगा ग्राम पर मिलीलीटर, और L लेंथ ऑफ द ट्यूब। और लेंथ ऑफ द ट्यूब मैंने बोला शुरू में ही ये होगा डेसीमीटर में, कि अगर ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन कंसंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब लेते हैं तो दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन। और ये स्पेसिफिक रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसमें हमेशा ये वैल्यू फिक्स होती है, जो भी चेंज होगा, अगर L में कोई चेंज कर रहे हैं, C में कोई चेंज कर रहे हैं, ये सारे चेंज इसमें दिखाई देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी चेंज इस पर्टिकुलर के अंदर दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो कोई कंपाउंड दे दिया और वो कंपाउंड x, और x के लिए कहता है कि ऑब्जर्व रोटेशन की वैल्यू है 70 डिग्री, क्लियर, और उसकी कंसंट्रेशन अगर 2 है, 2 ग्राम पर मिलीलीटर है, और उसका लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर मान लो कि 1 है, 1 डेसीमीटर है, तो इसका इस पर्टिकुलर के लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन निकालोगे दैट स्पेसिफिक रोटेशन विल बी प्लस 35 डिग्री। तो इसका मतलब ये प्लस 35 उस मॉलिक्यूल के लिए हमेशा फिक्स होगा, किसी भी कंसंट्रेशन में ले, किसी भी कंसंट्रेशन में ले, किसी भी लेंथ ऑफ द ट्यूब में सोचें, तो ये प्लस 35 डिग्री विल ऑलवेज बी फिक्स बिकॉज स्पेसिफिक रोटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। अगर मैं इस C में किसी भी तरह का कोई भी चेंज करता हूँ तो सारा चेंज हमें इसमें दिखाई देगा। जैसे अगर मान लो इसकी वैल्यू को दुगनी कर देता, और दुगनी कर देता इसका मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 1, और इस वैल्यू में चेंज आएगी, लेकिन ये वैल्यू हमेशा ही 35 मेंटेन रहेगा। तो इसका ये जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी 140। अगर मैं इसमें चेंज किया तो भी जो भी चेंज दिखाई देगी वो चेंज दिखाई देगा, वो इसमें दिखाई देगा, लेकिन इस पर्टिकुलर की वैल्यू हमेशा ही फिक्स होगी। अगर ऑब्जर्व रोटेशन की कुछ भी वैल्यू आती है इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू आना। लेकिन अगर ऑब्जर्व रोटेशन 0 आता है, स्पेसिफिक रोटेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? इस केस में वैल्यू प्लस में है, और अगर ये वैल्यू प्लस में है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है, ना कि लिवो है। क्लियर? तो मैंने टर्म्स यूज किए, एक यूज किया एनेंटियोमर, एक यूज किया डायस्टेरियोमर, एक यूज किया बीजो, और एक यूज किया रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज वाइज बात करूं कि अगर मैंने पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स की प्रॉपर्टीज की बात करनी है
प्रॉपर्टीज ऑफ इनहेंसर। तो अगर किसी भी इनहेंसर की प्रॉपर्टीज की बात सोच रहे हो तो सबसे पहले कोई भी एक स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठा लो, और सबसे अच्छा दिमाग में बैठाने वाला हो सकता है लैक्टिक एसिड, जो सबसे ज्यादा यूज होता है कि एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, जिसके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने बोल दिया R, इसके लिए आपने बोल दिया S, ये पेयर ऑफ इनहेंसर है। तो अगर ये पेयर ऑफ इनहेंसर है तो ये एक दूसरे की परछाई है, मिरर इमेज हैं। तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, चाहे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, चाहे हम डाइपोल मूवमेंट की बात करें, चाहे स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें, हर चीज़ सेम होगी, बस वैल्यू स्पेसिफिक रोटेशन में वो अपोजिट हो जाती है। अगर ये प्लस है ये माइनस है, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी, क्लियर, ये सारी वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेयर ऑफ एनहांसर्स आर ऑलवेज सेम, बट फिजिकल केमिकल रिएक्शन अगर सोचा जाए तो केमिकल रिएक्शन अगर किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ करा रहा है, जैसे मान लो एसिड है और एसिड का रिएक्शन आपने किसी के साथ करा दिया, क्लियर, जैसे मान लो इसका रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करा दिया, तो इसका अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। तो इसका अगर यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ, अगर इसका रिएक्शन हो रहा है तो इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी में, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर भी दे तो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा R, क्लियर, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा S। इसका मतलब पेयर ऑफ एनहांसर्स का ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शंस में भी कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर ये रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ करता तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ करता मतलब उसमें भी कहीं कहीं RS नोमेनक्लेचर होता। और मान लो किसी R वाले के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये R इस R के साथ कंबाइन होके RR बना लेगा, ये R इस S के साथ कंबाइन करके SR बना लेगा, और ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भले ही सेम है लेकिन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आएगा। और डिफरेंट आएगा इसलिए कहते हैं कि अगर वो किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन अगर किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नेचर ऑफ रिएक्शन सेम है, क्लियर। अगर हम बात करें पेयर ऑफ डैश स्टीरियोमर की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं डाया स्टीरियोमर, तो डैश स्टीरियोमर के दिमाग में आते ही तुरंत आप मीसो टार्टेरिक एसिड और डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी कोई भी टार्टेरिक एसिड, इसको दिमाग में बैठा दो। एक मैंने ले लिया मीसो टार्टेरिक एसिड और दूसरा मैंने ले लिया डेक्स्ट्रो टार्टेरिक एसिड, ये ले लिया, क्लियर। तो इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, इस पर्टिकुलर का केमिकल रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। मतलब अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे। तो इसका मतलब अगर ये दोनों एक कंटेनर के अंदर हैं और मैंने इसको गर्म किया तो मान लो इस पर्टिकुलर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री और इस पर्टिकुलर का बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री, तो इसका ये 100 वाला पहले वेपर बनकर दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा, तो दूसरे कंटेनर में ये चला गया और इसी कंटेनर में रह गया। तो इसका मतलब अगर हम फ्रैक्शन की बात करें कि इस केस में फ्रैक्शन कितने हैं, 2, एक इस कंटेनर में चले गए और एक इसी कंटेनर में रह गए। लेकिन अगर यही पेयर ऑफ रेसमिक मिक्सचर होता, एक होता R और एक होता S, तो इसका भी लेट इट बी 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता वो भी कितना होता 100 डिग्री। तो अगर इस पर्टिकुलर को गर्म करूं, इस पर्टिकुलर को गर्म करूं तो ये भी 100 डिग्री पेपर बन जाएगा और ये भी 100 डिग्री पेपर बन जाएगा और दोनों ही एक साथ दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका पेयर ऑफ एनहांसर्स के ऊपर अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो उस केस में वैल्यू आती है 1 फ्रैक्शन। लेकिन अगर डायस्टीरियमर्स के केस में अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो डायस्टीरियमर्स के केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोडक्ट कितने मिलते हैं, 2, एक इसी कंटेनर के अंदर रह जाएगा और दूसरा दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जगह केमिकल रिएक्शन इसलिए यूज होगा कि पेयर ऑफ डायस्टीरियमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, क्लियर, केमिकल रिएक्शंस अलग है, लेकिन पेयर ऑफ एनहांसर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल रिएक्शन टुवर्ड्स कायरल कार्बन वो पर्टिकुलर भी सेम है, नहीं टुवर्ड्स ये कायरल कार्बन ये कायरल मॉलिक्यूल वो सेम है, लेकिन कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट है। और यही कायरल मॉलिक्यूल के डिफरेंट का कॉन्सेप्ट लेते हुए ही इन दोनों को हम आइसोलेट करते हैं। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट्स हम आइसोलेट नहीं कर सकते, डाइपोल मोमेंट्स आइसोलेट नहीं कर सकते, तो हम केमिकल रिएक्शन का हेल्प लेते हैं। और पेयर ऑफ एनहांसर्स को जिस केमिकल रिएक्शन से अलग करते हैं
उस केमिकल रिएक्शन के लिए एक अलग से नाम देते हैं और वो नाम होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज अ केमिकल प्रोसेस टू सेपरेट पेयर ऑफ एनर्जीज फ्रॉम अ रिएक्शन कंटेनर। जैसे मान लो अगर मैंने ये एक मॉलिक्यूल ले लिया होता HCH3 इथाइल, ये मॉलिक्यूल ले लिया होता और यहाँ पे इसी का एक पेयर ऑफ एनर्जीज CH3H इथाइल और COOH ले लिया होता। इसका कॉन्फ़िगरेशन है R और इसका कॉन्फ़िगरेशन है S, ये दोनों पेयर ऑफ एनर्जीज है। तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम है और इन दोनों को मैं चाहता हूँ अलग कर दूँ। तो इसका मतलब पेयर ऑफ रेसमिक मिक्सचर जो एक कंटेनर के अंदर है, दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। इसका रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से कराऊंगा। क्लियर? जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसके साथ केमिकल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो। जैसे एसिड है तो एसिड का रिएक्शन अमीन से हो सकता है, एसिड का रिएक्शन दूसरे एसिड से हो सकता है, एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से हो सकता है। तो इनमें से कोई भी जो इनके साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है उसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है, उसके पास कायरल कार्बन तो है, लेकिन उसका रिएक्शन इसके साथ नहीं हो सकता है। जैसे अल्केन्स हो गए, अल्काइल हैलाइड हो गया, तो वो सब नहीं लेना है। मतलब हमें उन सारे रिएजेंट को लेने हैं जिनका रिएक्शन इनके साथ हो सकता है। जैसे मैंने मान लो अमीन ले लिया और ये अमीन ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया और यहाँ पे इथाइल ले लिया। तो इसका अगर सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव अमीन के साथ करा दिया जिसका RS नोमेनक्लेचर देखें तो ये पर्टिकुलर है R। तो ये R इस S के साथ रिएक्शन करेगा और S के साथ रिएक्शन करने के बाद इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कंटेनर में HCH3CONH और यहाँ पे मिलेगा आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम रखते हुए RCH3 और ET और इसका कॉन्फ़िगरेशन था फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन सा है S और इसका कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे क्या है R। यहाँ पे जो हमें मिला वो है SR और अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता, जो इसके साथ रिएक्शन करता तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलता CH3H ET CONH HCH3 और ET। तो इसका यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है अगेन यहाँ पे क्या है R का R ही है। यहाँ पे भी हमें वही चीज मिला फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे क्या है R। तो यहाँ पे है RR और यहाँ पे है SR। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि RR हो और SR हो, दे आर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। तो आपने किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रेसमिक मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराकर मतलब पेयर ऑफ इनहेंसिमर का किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराकर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर में। और जब पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर कन्वर्ट हो गया तो इस पर्टिकुलर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएगा और जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएगा इस पर्टिकुलर के ऊपर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा देते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराकर इस मॉलिक्यूल को एक अलग कंटेनर में ले लेते हैं। यहाँ पे HCH3 CONH HCH3 और ET इसको एक कंटेनर में ले लिया और इस पर्टिकुलर को मैंने दूसरे कंटेनर में ले लिया ET HCH3 CONH HCH3 और ET। तो आपने पेयर ऑफ एनर्जीज जो एक ही कंटेनर के अंदर था उसको पहले डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट करके अलग अलग कंटेनर में कर लिया। अब आपका काम क्या है कि किसी भी तरह से इस अमाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दें। तो अमाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर बाहर से वाटर डाल दो, तो जब वाटर डाल दोगे तो इसका ये टूट कर एसिड अलग चली गई, अलग चला गया और साथ साथ ये अमीन निकल गया। ये अमीन भी इसी कंटेनर के अंदर पड़ा होगा, ये NH2 HCH3 ET इस कंटेनर में और इसमें अगर वाटर डाल दिया तो यहाँ से हमें मिला वो है इथाइल CH3H और ये एसिड प्लस NH2 HCH3 और इथाइल। अब हमारा काम क्या है कि किसी भी तरह से इसको निकाल दें। तो दोनों जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं फिर से डिस्टिलेशन कराते हैं और डिस्टिलेशन कराकर इस पर्टिकुलर सिस्टम से बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब जो पहले पेयर ऑफ एनहांसर्स एक कंटेनर के अंदर मौजूद थे
उसका रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ कराकर इसको पेयर ऑफ डायस्टीरियर में कन्वर्ट कर दिया, और डायस्टीरियर में कन्वर्ट करने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग कर लिया, फिर हाइड्रोलाइज करके इस पार्ट को अलग अलग, फिर इसको डिस्टिलेशन के बाद दोनों बाहर। तो पेयर ऑफ इनहेंसर्स का हमने यहाँ पे सेपरेशन कर लिया। तो केमिकल मेथड से पेयर ऑफ इनहेंसर्स का सेपरेशन करते हैं, एंड दैट केमिकल मेथड इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। क्लियर?